नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक जारी है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। बीजेपी कार्यालय में सभी मोर्चा अध्यक्षों की बैठक हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन भी इस बैठक में शामिल हैं। दोनों डिप्टी सीएम और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी बैठक का हिस्सा हैं। तो यह बड़ी खबर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अभी से कमर कस ली है और रणनीति बनाना शुरू कर दी है। और आज इसी कड़ी में ये बेहद अहम बैठक मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक का हिस्सा है। बैठक में रणनीति बनाई जाएगी आगे आने वाले चुनावों को लेकर के। मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब सक्रिय नजर आ रही है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। बीजेपी कार्यालय में यह बैठक हो रही है लखनऊ में। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि मिशन 2024 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और बैठक का दौर अभी से शुरू कर दिया है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। बीजेपी कार्यालय में सभी मोर्चा अध्यक्षों की यह बैठक हो रही है। बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। रणनीति बनाई जाएगी आगे आने वाले चुनावों को लेकर के। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक का हिस्सा है। और विधान परिषद में सपा को एक और झटका लगा है। नेता प्रतिपक्ष का पद समाप्त किया गया। नेता प्रतिपक्ष के लिए 10 एमएलसी होना जरूरी है। सपा के पास 1 एमएलसी कम है। सदन में सपा के सिर्फ 9 सदस्य बचे हैं। प्रमुख सचिव ने अधिसूचना जारी कर दी है। लाल बहादुर यादव का नेता प्रतिपक्ष का पद समाप्त हो चुका है। तो समाजवादी पार्टी का अब नेता प्रतिपक्ष भी विधान परिषद में नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें कि विधान परिषद में 10 सदस्यों का होना बेहद जरूरी है और ऐसे में अब 10 एमएलसी 10 सदस्य विधान परिषद के नहीं है समाजवादी पार्टी के। और ऐसे में विधान परिषद में अब कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बचा है। समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष का जो पद था वो भी समाप्त हो गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के पास विधान परिषद में केवल 9 सदस्य बचे हैं और ऐसे में 10% सदस्यों का होना विधान परिषद में बेहद जरूरी होता है। तभी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी विपक्ष को मिल सकती है, विपक्ष के किसी नेता को मिल सकती है। लेकिन अब 10% जो सदस्यों की संख्या है वो पूरी नहीं कर पा रही समाजवादी पार्टी और ऐसे में समाजवादी पार्टी के सदस्य का अब जो नेता प्रतिपक्ष का पद था वो भी छिन गया है और आज अधिसूचना जारी हो गई है। उधर लखीमपुर खीरी में तिकुनिया हिंसा कांड का मामला, आरोप आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होगी। जस्टिस कृष्ण पहल के बेंच में यह सुनवाई होनी है। किसान पक्ष की तरफ से 3 वकील करेंगे जमानत का विरोध। आशीष मिश्रा के पक्ष में अधिवक्ता ब्रजमोहन सहाय और सलिल श्रीवास्तव दलील देंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि तिकुनिया हिंसा का जो मामला है उस पर आज आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है और ऐसे में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। आशीष मिश्रा के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में यह सुनवाई आज होगी और इसके साथ ही आपको बता दें कि किसानों के अधिवक्ताओं की तरफ से इस जमानत को लेकर के विरोध की दलीलें दी जाएंगी। किसान पक्ष की तरफ से 3 वकील जमानत का विरोध करेंगे और यह सुनवाई आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर आज होनी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। योगेश, आज जिस तरीके से आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई है, खबर पर और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, जैसा कि तिकोनिया जो हिंसा का मामला था वो काफी चर्चा में रहा, क्योंकि आशीष मिश्रा जो मोनू थे वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे थे, इस वजह से ये हाईलाइट ज्यादा रहा है। तो जो आज आशीष मिश्रा की जमानत इससे पहले भी हुई थी, फिर उसके बाद आशीष मिश्रा जिस तरह सरेंडर किया था और आज फिर से जो आशीष मिश्रा की जमानत याचिका है, तो हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में आज सुनवाई है, जिसमें जस्टिस कृष्ण पहल जो है सुनवाई करेंगे। इस बताया यह भी जा रहा है कि जो किसान पक्ष है और किसान पक्ष के जो अधिवक्ता हैं अमरजीत सिंह और शशांक और मोहम्मद अमान, ये जमानत का विरोध भी करेंगे। तो वहीं जो आशीष मिश्रा के अधिवक्ता हैं ब्रजमोहन और सलील, वो जमानत को लेकर दलील देंगे कि जो भी अपने साथ रखेंगे कि आशीष मिश्रा की जमानत जो है आज किसी भी तरह से वो करवाने की कोशिश में है।
बिल्कुल योगेश, लेकिन ये जो सुनवाई होनी है कितने बजे होनी है, और दूसरा सबसे बड़ा ये कि जिस तरीके से आशीष मिश्रा के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है, यदि जमानत के उनके पक्ष में नहीं सुनवाई होती है तो क्या अगला कदम होगा आशीष मिश्रा का? जी बिल्कुल, इससे पहले भी जो है कई एक दो बार इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन टल गई थी। तो आज फिर से अगर देखा जाए तो आशीष मिश्रा के लिए ये जो दिन है काफी अहम है, क्योंकि आशीष मिश्रा जब सरेंडर हुए थे उसके बाद एक महीना पूरा जो है जेल में बिताए हैं। तो आज उनका जो दिन है, आज जो जमानत याचिका की सुनवाई है, तो उनके लिए काफी अहम मानी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए योगेश। तो लखीमपुर खीरी तिकोनिया हिंसा का मामला, दरअसल आज सुनवाई होनी है आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर, और आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। तो बड़ा और अहम दिन है आज आशीष मिश्रा के लिए। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये सुनवाई होनी है आज। और रुख करेंगे अब लखनऊ का। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर एसीएस अवनीश अवस्थी को ऊर्जा एसीएस विभाग का अतिरिक्त चार्ज मिला है। एम देवराज से प्रमुख सचिव ऊर्जा का चार्ज हटाया गया और अवनीश अवस्थी को गृह के साथ ऊर्जा विभाग भी दिया गया। देवराज अब भी सबसे पावरफुल अफसर बने रहेंगे। हालांकि देवराज के पास सीएमडी समेत कई चार्ज हैं, एम देवराज के पास ऊर्जा में 6 और चार्ज बने रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से आ रही है। देवराज अब भी सबसे पावरफुल अफसर हालांकि बने रहेंगे, और ऊर्जा का जो चार्ज था वो उनसे छिन गया है, वो अब अवनीश अवस्थी के कंधों पर इसका कार्यभार सौंपा गया है। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें कि एसीएस अवनीश अवस्थी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है एसीएस ऊर्जा का। ये बड़ी खबर लखनऊ से है। तो अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को अपर मुख्य सचिव ऊर्जा का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। एम देवराज से प्रमुख सचिव ऊर्जा का चार्ज हटाया गया और यह चार्ज अवनीश अवस्थी के कंधों पर सौंपा गया है। अवनीश अवस्थी को गृह के साथ ऊर्जा विभाग की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और उधर वाराणसी में भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान मामले में आज सुनवाई है। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। किरण सिंह नाम की महिला ने याचिका दी है। ज्ञानवापी मस्जिद में कथित तौर पर आदि विश्वेश्वर के स्थान होने का दावा किया गया है। विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी है किरण सिंह, जिन्होंने ये याचिका दायर की है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर वाराणसी से। ज्ञानवापी मस्जिद में कथित तौर पर आदि विश्वेश्वर के स्थान होने का दावा किया गया है। विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी है किरण सिंह, जिन्होंने याचिका दायर की है और याचिका में दावा किया गया है। तो आज सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह सुनवाई होनी है। सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है। भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान मामले में आज सुनवाई होनी है। ये वाराणसी से बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी है और ऐसे में बेहद अहम दिन भी माना जा रहा है आज का। किरण सिंह नाम की महिला ने याचिका दी है और जिसमें आदि विश्वेश्वर भगवान आदि विश्वेश्वर के होने का दावा किया गया है। आदि विश्वेश्वर के स्थान होने का दावा किया गया है और ज्ञानवापी मस्जिद में कथित तौर पर यह कहा गया है कि दरअसल आदि विश्वेश्वर भगवान वहां पर विराजमान है और इस मामले पर आज सुनवाई होनी है फास्ट ट्रैक कोर्ट में। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव इन दिनों दिल्ली के एम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं और बीते दिनों बिहार के पूर्व सीएम पटना स्थित अपने घर में सीढ़ी चढ़ने के दौरान गिर पड़े थे। ऐसे में उन्हें पटना से दिल्ली ले जाया गया। बता दें कि लालू यादव की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने अस्पताल से लालू यादव की तस्वीरें शेयर की हैं और इसके साथ ही उन्होंने लिखा, आप सबकी दुआओं और एम्स दिल्ली की अच्छी चिकित्सीय देख रेख से आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी की तबीयत में काफी सुधार है। अब आपके लालू जी बिस्तर से उठकर बैठ पा रहे हैं, सहारा लेकर खड़े हो पा रहे हैं। हर मुसीबत से लड़कर बाहर आने की कला लालू यादव जी से बेहतर कौन जानता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रजनी शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई है। रजनी, जिस तरीके से बेटी मीसा भारती ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार होता नजर आ रहा है,
खबर पर और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है उसे देखकर वाकई ये लगता है कि लालू प्रसाद यादव की स्थिति में बहुत सुधार है। क्योंकि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को पटना से दिल्ली ले जाया गया था, उस दरमियान जो स्थिति थी, जो तस्वीरें बाहर आई थी वो तस्वीरें काफी भयावह थी और उस तस्वीर पे लोग आकलन करने लगे थे। लेकिन आज जिस तरह की तस्वीर मीसा भारती ने अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट किया, उसके बाद ये कहा जा सकता है, और मीसा भारती ने ये संदेश भी दिया है कि लालू प्रसाद यादव अपनी जंग जीत गए हैं। और जिस तरह की तस्वीर दिख रही है उसे देखकर साफ लगता है कि लालू प्रसाद यादव वाकई पूरे दौर को क्रॉस कर चुके हैं। बिल्कुल रजनी, लेकिन जिस तरीके से मीसा भारती की तरफ से कहा गया है कि हर मुसीबत से लड़ना जानते हैं पापा, यानी यहां पर एक बात से दो निशाने साधे गए हैं। राजनीति को भी अगर देखा जाए तो उधर भी कहीं ना कहीं इशारा किया गया है और सेहत को लेकर के भी ये बात कही गई है। चूंकि ये राजनीतिक घराना है और राजनीतिक घरानों में इस तरह की अगर कोई भी बातें की जाती है तो उसके दो अर्थ लगाए जाते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव की स्थिति को देखते हुए जिस तरह से तमाम दल, वो चाहे विरोधी दल हो या फिर उनकी पार्टी के लोग हो, जिस तरह से सब एकजुट होकर लालू प्रसाद यादव की कुशल क्षेम जानने के लिए पहुंच रहे थे, तो ऐसे में किसी और मतलब का लगाया जाना मीसा भारती के पोस्ट से बहुत आकलन नहीं किया जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि जिस कष्ट से, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को लेकर कल डॉक्टरों ने जो प्रेस बुलेटिन जारी किया था, उसमें यह कहा था कि लालू प्रसाद यादव की बॉडी स्थिर हो गई है, किसी तरह का कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा, और उसके बाद इस तरह की तस्वीर आना वाकई एक सुखद समाचार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए रजनी। और उधर यूपी के बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम धारा के तहत डीएम के आदेश पर टॉप 10 अपराधियों के चल अचल संपत्ति को कुर्क किया है। बता दें कि पुलिस ने कुख्यात बदमाश आसिफ और दानिश की 51,74,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। तो वही बता दें कि कुख्यात बदमाश आसिफ पर 25 और दानिश पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। बुलंदशहर से खबर सामने आई है जहां पर टॉप 10 अपराधियों की 51 लाख से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया है। गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने यह संपत्ति कुर्क की है। गैंगस्टर अधिनियम धारा के तहत कार्रवाई की गई है। बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। डीएम के आदेश पर संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय, आदरणीय अपर पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण के द्वारा टॉपन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में आज दिनांक 7 जुलाई 2022 को जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में थाना शिकारपुर के टॉप 10 अपराधी आरिफ और दानिश की समाज विरोधी क्रियाकलाप से अर्जित आर्थिक एवं भौतिक लाभ द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 51,74,000 रुपये को गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्रवाई करते हुए जब्त की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरुण शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। वरुण, जिस तरीके से टॉप 10 अपराधियों की संपत्ति कुर्क की गई है, खबर पर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें पूरा मामला बुलंदशहर के शिकारपुर कस्बा पड़ता है, वहां का है, जहां टॉप 10 अपराधी हैं उनकी कुर्की लगातार की जा रही है। और शिकारपुर में भी 51 लाख रुपए से ज्यादा की जो संपत्ति है उसकी कुर्की की है। और डीएमएसएस के कर्मचारी पर लगातार बुलंदशहर में ऐसे कई मामले, अब तक करीब 1 दर्जन से अधिक जो टॉप 10 अपराधी हैं उनकी संपत्ति पुलिस ने कुर्क की है। और 3-4 करोड़ रुपए की संपत्ति है जो पुलिस ने अभी तक कुर्क की है। एसएसपी श्लोक कुमार द्वारा बताया गया है कि लगातार यह अभियान चलता रहेगा। जनपद भर के जितने भी टॉप 10 अपराधी हैं जिन्होंने संपत्ति ज्यादा अवैध रूप से कमाई है, उसको लगातार शासन के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए वरुण। तो टॉप 10 अपराधियों की 51 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। बुलंदशहर के डीएम के निर्देशों पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम धारा के तहत यह बड़ी कार्रवाई की है। डीएम के आदेश पर संपत्ति को कुर्क किया गया है। उधर मुजफ्फरनगर कोतवाली क्षेत्र के लाडपुर गांव में गांव के ही युवक ने कार से मां और मासूम बच्ची को टक्कर मार दी, जिससे कि मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल मां का इलाज अभी भी चल रहा है। वहीं सड़क हादसे में हुई मौत के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने बच्ची के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलने पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर जाम खुलवाया।
तो मां बेटी की कार ने रौंदा और हादसे में बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां घायल हुई। घायल होने के बाद मां को परिजनों ने सड़क को हालांकि जाम कराया। मां को जो अस्पताल में भर्ती कराया, वहां पर इलाज चल रहा है और गुस्साए परिजनों ने सड़क को जाम किया। जाम लगे रहने से लोगों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा और ऐसे में पुलिस ने लाठी चार्ज करवाकर सड़क जाम को खुलवाया। ये कल एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें माँ और बेटी जिसमें बेटी की मृत्यु हो गई थी, जिसका उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा लिख दिया गया है। और जो आज जब लाश पोस्टमार्टम होने के बाद बेटी की लाश आई थी, जिन्होंने गांव के सामने रोड जाम कर दिया था और जब पुलिस वहाँ पहुँची है तो पुलिस के साथ इन लोगों द्वारा भद्रता की गई थी। पुलिस द्वारा समझा बुझाकर और धमका कर तो रास्ता खुलवाया गया है और बाकी जो मुलजिम नामजद किया था उस मुलजिम की गिरफ्तारी कर ली। तो मुजफ्फरनगर से एक खबर सामने आई है जहां पर मां बेटी को एक कार ने रौंदा है। बेटी की मौके पर ही मौत हो गई और उसके बाद हादसे में बेटी की मौत के बाद हालांकि मां घायल हो गई। मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज वहां पर अभी घायल मां का जारी है। जाम लगा दिया। इसके बाद परिजनों ने दरअसल गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रख करके जाम लगा दिया। जब पुलिस को इस बात की जानकारी हुई तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने की बात कही गई, लेकिन जब परिजनों का आक्रोश देखा गया तो पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद जाम को खुलवाया गया। आईएएस देख ला छुटान लग रही है। आईएएस क्योंकि इनके घर की है ना। और बिजनौर जिला अस्पताल में डॉक्टर की कमी होने से आए दिन मरीज परेशान होते हैं। बता दें कि बिजनौर जिले की आबादी 45 लाख है और जिला अस्पताल में सभी चीजों की सुविधा है, लेकिन डॉक्टर के अभाव की वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं इस बारे में सीएमएस डॉक्टर अरुण कुमार पांडे ने कहा है कि अस्पताल में 28 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 14 डॉक्टरों की तैनाती है और उनमें से 3 डॉक्टरों के तबादले हो गए हैं। अस्पताल की बिल्डिंग और मशीनरी की कोई कमी नहीं है, सिर्फ मानव संसाधन की कमी है। उनका कहना है कि अस्पताल में 3 सर्जन तो हैं, लेकिन ऑपरेशन करने के लिए एनेस्थेटिक एक भी नहीं है और जिससे ऑपरेशन करने में बहुत दिक्कत होती है। बीस से ज़्यादा है और कुल मिला के जितने रेगुलर और ये सब मिला के संविदा वाले 22 डॉक्टर हैं। पद तो हमारे यहाँ करीब 35 हैं, 35 डॉक्टरों का, लेकिन रेगुलर हमारे पास ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर संविदा के हैं। और जैसे ये संविदा का मतलब समझ रहे हैं ना, एनएचएम के, उनके थ्रू हैं। कौन से डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है कम है जिसकी ज़्यादा जरूरत पड़ती है? सबसे पहले आवश्यकता तो हमारे यहाँ एनेस्थेटिस्ट की है, आज की तारीख की बता रहे हैं, एनेस्थेटिस्ट की है। और जबकि सर्जन 3 हैं, हमारे यहाँ ऑपरेशन करने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो डॉक्टरों की कमी से जिला अस्पताल जूझ रहा है। बिजनौर से ये खबर सामने आई है, डॉक्टरों की कमी है, बावजूद इसके जिला अस्पताल से 3 डॉक्टरों को तबादला कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जहीर अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। जहीर, जिला अस्पताल में जिस तरीके से डॉक्टरों की कमी है और कमी के बावजूद 3 डॉक्टरों का तबादला बताया जा रहा है, ऐसे में लोग जब जिला अस्पताल पहुंचते हैं किन किन समस्याओं से उनको गुजरना पड़ता है? बिल्कुल, देखिए, मैं बिजनौर की अगर बात करूं तो बिजनौर जिले के अंदर एकमात्र सरकारी जिला अस्पताल है। बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सरकारी जिला अस्पताल है जहां पर मरीज जो गरीब हैं, जो आम लोग हैं, हादसे के शिकार हैं, उनका वहां पर इलाज किया जाता है। लेकिन मात्र इस वक्त 14 डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं, उसमें से भी कई डॉक्टर कोर्ट में चले जाते हैं एविडेंस में, कई छुट्टे पे चले जाते हैं, तो कई परेशानी पोस्टमार्टम के लिए भी चले जाते हैं, बहुत सारी परेशानी होती है। मरीज की अगर बात की जाए तो सुबह से लेकर शाम तक जो ओपीडी चलती है उसमें 700 से लेकर 1000 मरीज आते हैं। लगभग 30 से 35 मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जाता है।
3 डॉक्टर जो है उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसमें एक आंखों के डॉक्टर हैं मनोज सैन, दूसरे राजीव रस्तोगी डॉक्टर हैं जो स्किन के हैं, और तीसरे एक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, उनका भी ट्रांसफर किया गया है। दो लोग यहाँ पर भेजे गए हैं लेकिन वो अभी तक आए नहीं है। 3 लोग ट्रांसफर किया गया है। अभी सीएमएस का कहना है कि उनको भी रिलीव हमने नहीं किया है, क्योंकि अगर ये 3 लोग भी चले जाएंगे तो अस्पताल की बिल्कुल, ऐसे में डॉक्टरों की कमी के बावजूद तबादले में लोगों को और खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए जहीर। और इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।